चलो आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन को 7 भागों में बांटा गया है। हम देखते हैं जैसे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार और फिर बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश। इसमें देखते हैं कि जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश का नक्शा पढ़े हैं, जिस प्रकार से उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात है। मध्य भारत का पठार ऊपर रहता है। ये वाला जो पट है ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है कुल मध्य प्रदेश का 10.7% है। जैसे हम देखते हैं मध्य भारत का पठार किला, किले की बात करें तो यहाँ पर ग्वालियर का किला है और डबरा उद्योग है, कत्था बनाने का कारखाना है बानमोल, चूना पत्थर है यहाँ पर और मालनपुर करके यहाँ बंदरगाह, सूखा बंदरगाह। और भी देख सकते हैं हम लोग वर्षा यहाँ 75% है, लेकिन मध्य भारत में ही सबसे कम वर्षा होती है 50%, जो भिंड में होती है। यहाँ पर चंबल और क्षिप्रा नदी बहती है, जलोढ़ मिट्टी से बनाया जाता है, मतलब मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। महाद्वीप प्रकार की जलवायु मतलब ठंड में अधिक ठंड, गर्मी में अधिक गर्म। कम वर्षा भिंड में होती है 55%। जैसे वनस्पति देखें तो खेर, शीशम और सरसों वगैरह ये फसल होती है, सरसों, गेहूँ, ज्वार। इस प्रकार से हम मध्य भारत का पठार, ये वाला जो एरिया है ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। जिले देखते हैं तो श्योपुर है, मुरैना है और भिंड, ग्वालियर और नीमच और मंदसौर का थोड़ा सा भाग और गुना का कुछ भाग फंसता है। इस तरह से हम लोग ये देख चुके हैं मध्य भारत का पठार। अब देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार जो है ये मध्य भारत पठार के पूर्व की ओर है, उत्तरी पूर्व की ओर। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दतिया जिला, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और टीकमगढ़ और फिर निवाड़ी, ये जिले फंसते हैं यहाँ पर। ये ग्रेनाइट नीस चट्टानों से बने हुए हैं, ये ध्यान दें। और यहाँ पर जो बरसात होती है 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं धसान, केन और सिंध बहती है। यहाँ भी महाद्वीप प्रकार की जलवायु पाई जाती है। महाद्वीप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ठंड लगती है और गर्मी में ज़्यादा गर्म होता है। मिट्टी यहाँ पर मिश्रित है और ये चंदेरी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर अशोकनगर में। तो ये बुंदेलखंड, सागर, दमोह वाला क्षेत्र है और जो यूपी का जो झांसी वाला क्षेत्र ये भी बुंदेलखंड में आता है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, देखते हैं हम मालवा का पठार। इसका जो परसेंटेज है वो 7.4 है टोटल। अगर देखें, अगर हम कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7% इसके पास जगह है। और देखते हैं हम मालवा का पठार। मालवा का पठार ये सबसे बड़ा पठार है और ये मालवा का पठार जो है 88,000 वर्ग किलोमीटर है। 28% कुल भौगोलिक क्षेत्र इसके पास हिस्सा है। इसकी सिंगार नामक की चोटी सबसे ऊंची है, ये ध्यान रखें। लावा मिट्टी से काली मिट्टी पाई जाती है इसमें। और इंदौर, धार, सीहोर, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, देवास और फिर कुछ भाग रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर इनका भी आता है। तो इस तरह से ये सबसे बड़ा, बहुत सारे ज़िले आते हैं इसके, ये ध्यान देना है। और मालवा का पठार जो है वो सम जलवायु पाई जाती है, मतलब ठंड में भी सम ठंड,
ना अधिक ठंड ना कम ठंड, वैसे ही गर्मी में अधिक गर्मी ना अधिक ठंड। उद्योग की बात करते हैं तो इंदौर में है, उज्जैन में है, नांगदा है, भेल है और बैंक नॉट प्रेस। और फसल में देखते हैं तो सोयाबीन, गेहूं, चना, इनकी फसल ज़्यादा होती है। और सांची का स्तूप ये धार्मिक स्थल है, और बावन गजा ये बड़वानी मंदिर है, और महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में है। इस तरह से हम मालवा की देख सकते हैं। मालवा जो इंदौर है व्यवसाय राजधानी के नाम से जाना जाता है, ऐसा है। मालवा का पठार इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। हम पढ़ते हैं चौथे नंबर पे बघेलखंड का पठार। ये अभी हम लोगों ने ये मालवा पढ़े हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो गोंडवाना चट्टान और गोंडवाना चट्टान और कडप्पा ये चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर सोन और नर्मदा और जोहिला 3 नदी निकलती हैं इससे, ये ध्यान रखते हैं। और मानसूनी प्रकार की जलवायु है यहाँ पर। मतलब मानसूनी का ऐसा अर्थ होता है कि जैसे आप लोग गर्मी में अधिक गर्म लेकिन ठंडी में साधारण ठंड, इस तरीके से रहता है। और कोयला इस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, अमलाई फैक्ट्री है। और फिर बेड़न ऊर्जा राजधानी है, अमरकंटक है जो दर्शनीय स्थान भी है, और नर्मदा का उद्गम स्थल भी है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये बघेलखंड का जो पठार है ये 7% है कुल क्षेत्रफल का। मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्र है उसका 7% जमीन इसके पास है, ये ध्यान रखना है। और देखते हैं फिर रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार इसके ऊपर में है। रीवा पन्ना पठार देखें तो यहाँ जो बरसात होती है 100 से 125 के बीच में होती है सेंटीमीटर। कैन सोन टोन्स नदी बहती है, और रीवा पन्ना पठार में दोमट मिट्टी पाई जाती है। गेहूं और तिलहन इस क्षेत्र में होता है, कृषि फसल सबके सिर के लिए जाना जाता है। हीरा उत्पादन के लिए पन्ना जाने जाता है। इस तरह से हम रीवा पन्ना देख लिए, रीवा पन्ना का पठार। अब देखते हैं नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी की बात करते हैं हम लोग। ये वर्षा 125 सेंटीमीटर है, 125 सेंटीमीटर। सागौन और साल के वन पाए जाते हैं, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। फसल गेहूं चना होता है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। गर्मी में अधिक गर्म और ठंड में साधारण ठंड होती है। यहाँ पर देखा जाए तो भेड़ाघाट, ओंकारेश्वर, महेश्वर ये धार्मिक स्थल है, ये देखा जाए तो। और भी नर्मदा में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन की दृष्टि से होशंगाबाद है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मालवा में होता है। इस तरह से नर्मदा घाटी की सामान्य जानकारी हम देख सकते हैं। ये नर्मदा घाटी जो है ऊपर विंध्याचल पर्वत है, नीचे सतपुड़ा श्रेणी है। दोनों के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वो नर्मदा घाटी कहलाता है। ये देख लेना, दक्कन ट्रैप से ये बनी है। इसका जो क्षेत्रफल है 26% इसी का है। 26, अगर 28 मालवा है तो 26 इसका है। तो इसमें जो भी कटनी है, जबलपुर है, होशंगाबाद है, मंडला, ढिंढोरी और जो भी धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन का जो क्षेत्र है वो नर्मदा घाटी के क्षेत्र में आता है। उसी प्रकार से देखें तो हम सतपुड़ा श्रेणी अगर देखते हैं तो इसमें दक्कन ट्रैप और गोंडवाना और कडप्पा चट्टानों से बना हुआ सतपुड़ा। यहाँ पचमीड़ा जो पचमढ़ी है वो पर्वतों की रानी कहलाती है, और सबसे ऊंचा स्थान पचमढ़ी में ही है। ध्यान रहे, धूपगढ़ ध्यान रखें 1350 मीटर, तो ये ध्यान रखना। काली छिछली मिट्टी पाई जाती है, वर्षा 125 से 150 है, सबसे ज़्यादा यही वर्षा होती है, 212 तक वर्षा होती है। और एवरेज की बात करते हैं तो 112 सेंटीमीटर है।
ये ध्यान रखना है। वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। तांबा का जो क्षेत्र है, मैग्नीज और तांबा जो पाया जाता है वो बालाघाट में पाया जाता है। बालाघाट में देखें तो तांबा का जो खदान है वो मलाखंड कहलाता है और मैग्नीज का जो खदान है वो भरवेली कहलाता है। ग्रेफाइट बैतूल में पाया जाता है, नेपा नगर बड़वानी में, और सागन साल साल का क्षेत्र है जो बोरीघाट वगैरह, और फिर काना किसली क्षेत्र है यहाँ पर जो मंडला क्षेत्र में है। इस तरह से तो सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी का क्षेत्र, बालाघाट का क्षेत्र, और बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इनका जो क्षेत्र है ये सतपुड़ा श्रेणी का आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मैपिंग में फर्स्ट देखे हम लोगों ने मध्य भारत का पठार, सेकंड देखे हम लोगों ने देखते हैं बुंदेलखंड का पठार, और थर्ड में देखे मालवा का पठार, मालवा का पठार से बघेलखंड का पठार, फिर इसके बाद हम लोगों ने रीवा पन्ना का पठार देख चुके हैं। रीवा पन्ना के पठार के बाद ये है नर्मदा सोन घाटी, और नीचे आसपास लास्ट में सतलुणा क्षेत्र। इस तरह से 7 भागों में बांटा है मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र। तो इसमें जो भी प्रॉपर जानकारी है अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे अगर कहीं की वनस्पति पढ़ रहे हैं या कहीं की वर्षा पढ़ रहे हैं या कहीं जो जो भी टॉपिक, ये तो इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्वेश्चन बनते हैं। इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो इसका यही सेंस है कि हम महत्वपूर्ण क्षेत्र को किस तरह से समझ सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ दोबारा फसल में सभी फसल आ जाएगी, वनस्पति पढ़ेंगे पेड़ पौधे तो उसमें अलग आ जाएगा, वर्षा अलग से, जलवायु अलग से, सबकी एक बार फिर से पुनः हो जाएगी। लेकिन ये एक बेसिक आइडिया और स्ट्रक्चर, और पूछता भी है 7 भागों का अगर भौगोलिक क्षेत्र है तो उसको अगर इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, साथ में पीएससी में लिखित में भी 7 भागों का अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉच। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।